Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं आपको मुबशर गिना आपको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन फूड क्रॉप्स। तो पिछली बार जो हमने, आपको याद होगा, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। पहले हम मेजर क्रॉप्स में पढ़े थे ग्रेन वाले क्रॉप्स, उसके बाद हमने पढ़े फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, और अब जो है हमारे जो है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स क्रॉप्स तो है लेकिन नॉन फूड, दैट मीन्स कि हम उनको खाते नहीं। तो हम आज ये पता करेंगे ये कौन से क्रॉप्स है, अगर वो क्रॉप्स है तो हम खाते क्यों नहीं है। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज नॉन फूड क्रॉप्स। तो देखेंगे ये नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम रबर की बात करेंगे। अगर हम रबर की हम बात करेंगे, रबर आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने रबर की देखी होगी। तो अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे रबर की, इट्स एन इक्विलेटरल क्रॉप। इक्विलेटरल क्रॉप क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि वो जो एरियाज है जहाँ पे इक्वेटर है, जहाँ से इक्वेटर है इंडिया की वो जो प्लेस है, वहाँ पे इसको उगाया जाता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इक्वेटरल क्रॉप। तो इट्स ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन एरियाज। लेकिन ये कैसे ग्रो कर सकते हैं हम, जब हम ये जो यहाँ पे इक्वेटर जो इक्वेटर पे जो कंडीशंस होते हैं, वो जब हम इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये आराम से वहाँ पे ग्रो हो सकता है। क्योंकि इसको क्या ज़रूरत पड़ती है, इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, बहुत ही ज़रूरत। रबर ग्रो करने के लिए हमें मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। रेनफॉल इसमें 200 सेंटीमीटर चाहिए एनुअली, दैट मीन्स इसमें बहुत सारा रेन हमें चाहिए। एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अब हमें चाहिए। तो ये हमें क्यों चाहिए, ये कैसे आप देखोगे कि गर्मी भी होगी, बारिश भी इतनी होगी, कैसे होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इक्वेटर पे जब जो सनलाइट डायरेक्ट गिरती है, पानी वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, वो पानी की वेपर्स की शक्ल में ऊपर चला जाता है, वहाँ से बारिश आती है। दैट मीन्स इस एरिया में, इक्वेटर एरिया में ज़्यादातर वो चीज़ें, ये एरिया गर्म भी रहता है और इसमें बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो तभी इसको 200 सेंटीमीटर हमें पानी चाहिए एनुअली, और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे रबर, ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में जो आप देखते हो रबर की बहुत सारी चीज़ें अब बनी होती हैं। तो रबर स्लीपर हमारे पास, रबर टायर्स होते हैं, बहुत सारे रबर की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी, तो वो रबर की बनी होती है। तो ये रबर क्रॉप जो होता है, ये इन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की शक्ल में जाता है, और वहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करके हमारे पास भेजा जाता है। तो अब हम देखेंगे कहाँ पे ग्रो होता है। इट मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादातर ग्रो होता है। और गौरव हिल्स ऑफ मेघालय थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसको कौन से इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन जो चाहिए, इसको इक्वेटर कंडीशन जो इसको चाहिए, वो यहाँ पे मिल जाती है इसको, तभी जाके यहाँ पे ग्रो हो जाता है। तो आपने देखा, अब रबर का मैंने आपको बताया ये इक्विलेटरल क्रॉप है। क्यों इक्विलेटरल क्रॉप क्यों है, वहाँ पे गर्मी भी होती है और बारिश भी अच्छी खासी गिरती है, क्योंकि इसको चाहिए ह्यूमिड और मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिए। तो तब भी जाके यहाँ पे ग्रो हो जाता है। तो आपको मैंने बताया ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, इंडस्ट्रियल्स के लिए रॉ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए है। अब हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ फाइबर क्रॉप। रबर आपको क्लियर हो गया। अब फाइबर क्रॉप में है, फाइबर क्रॉप किसको हम बोलते हैं, फाइबर क्रॉप वही क्रॉप है क्लॉथ मेकिंग क्रॉप्स, जिससे हम कपड़े बनाते हैं।
वो कपड़े जिससे हम उनको हम फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं, जिनसे हम कपड़े बनाते हैं लगाने के लिए, किसी और इस्तेमाल करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? इसमें कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल स्लिक और द 4 मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो हमारे पास जो हमारी बुक में है वो ये दो, कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट, ये हमें पढ़ने हैं। तो आपको क्लियर हो गए फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स हो गए जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनसे हम कपड़े बनाते हैं। अगर नेचुरल सिल्क की बात हम करेंगे, नेचुरल सिल्क आपको पता है ये अगर ये प्लांट्स है, मगर नेचुरल सिल्क प्लांट जो सिल्क है ये प्लांट से नहीं बनता है। आपको पता होगा, क्यों आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में, ये जो सिल्क का जो कपड़ा है वो किससे बनता है? दैट्स मीन वो किससे बनता है? कोकून से। वो उसके लिए एक कीड़ा होता है, सिल्क वर्म उसको बोलते हैं, उसी से बनता है वो कोकून बना के फिर उसको मशीन के ज़रिए उसको तैयार किया जाता है, उसको सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। तो आपको पता है वो किस पे इन्हिसार करता है, सिल्क वर्म किस पे इन्हिसार करता है? वो आपने देखा होगा मलबरी ट्री जो है, उनके जो लीव्स होते हैं उसी पे वो सर्वाइव करता है। तो अब अगर हम देखेंगे ये सिल्क वर्म को क्या कहते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो बहुत सारे कल्चर, आपने हार्टिकल्चर पढ़ा, हमने एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं हम। तो इसी तरह सेरीकल्चर वो किसका है? रियरिंग ऑफ, बहुत सारे कल्चर्स है, रियरिंग ऑफ एपीकल्चर है। आप आगे आगे देखोगे बहुत सारे कल्चर्स आपको और देखने पड़ेंगे। तो अगर हम सिल्क वर्म की बात करें, आपको मैंने बताया ये किस पे बनता है, स्लिक वर्म बनाते हैं इसको, स्लिक कपड़े को। तो रियरिंग ऑफ स्लिक वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्लिक फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। अब जो हमारे पास है, जो सिलेबस में हमारे, वो दैट इज कॉटन। कॉटन क्या है? कॉटन वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये जो कॉटन है ये प्लांट्स पे होता है, इसके प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ से प्लांट्स में जो कॉटन बॉल्स बनती है, जब वो पूरी पक जाती हैं तो कॉटन बॉल्स बनती हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उनको फिर कहाँ ले जाते हैं? इंडस्ट्रीज में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहाँ से फिर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। ये एक ख़ास बात है इसमें, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये कॉटन जो टेक्सटाइल्स है ये कहाँ पे जाते हैं? इस इंडस्ट्री में जाते हैं। कहाँ से? खेतों से। इसके लिए जो वहाँ पे उनको कॉटन बॉल्स को वहाँ से उठा के उनको वहाँ पे ले जाते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ में। तो ज़्यादातर इनकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फील्ड्स के साथ ही रखी जाती है, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रखा जा सकता है, इनको जल्दी से इंडस्ट्री तक पहुँचाना होता है। और दूसरी बात, कॉटन की अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो कॉटन प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन है? इंडिया। तो ग्रो कहाँ पे होता? ग्रो वेल ऑन ब्लैक सॉइल। कहाँ पे? एक और बात कहेंगे, अगर इस ब्लैक सॉइल को हम दूसरा नाम बताएं, आपको याद होगा पिछली बार मैंने बताया था आपको, ब्लैक सॉइल को जब हमने डिस्कस किया था, ब्लैक सॉइल को ही कॉटन सॉइल को ही ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल। क्यों? क्योंकि इस पे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल। आपने देखो पिछले आपने जो देखा था, जो हमने रबर देखा था, उसमें क्या था? हाँ, हम उसमें था हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमें? हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल और इरिगेशन। जो भी रेनफॉल पे रेनफेड एरियाज हो तो रेनफॉल कम होना चाहिए, या इरिगेशन जो हम करते हैं उसकी तो वो भी कम ही होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये वो एरिया, ये वहाँ पे ग्रो हो जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो लेकिन पानी कम हो, उन एरियाज़ में ज़्यादातर ग्रो हो जाएगा, और जहाँ पे ब्लैक सॉइल मौजूद है। और तीसरी बात, एक और बात इसमें, एक खरीफ क्रॉप है। क्या है? खरीफ क्रॉप है। तो आपको पता खरीफ सीज़न आपको पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ा राबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो खरीफ मैंने आपको बोला इसका सीज़न कहाँ से होता है? जून से शुरू हो जाता है। तो मगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 6 to 8 months टू मैच्योर। इसको पकने में कितना टाइम लगता है? 6 to
8 मंथ्स। अदर जो फसलें होती हैं उनसे इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम बात करेंगे तो शुगर केन के बाद ज़्यादा थोड़ा इसको ज़्यादा टाइम लगता है मैच्योर होने में, मतलब पक जाने में। 210 frost free days एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसको कितना चाहिए? 210 डेज फर्स्ट फ्री डेज। तो वो जब ज़मीन थोड़ी सी नमी सर्दी की वजह से ज़मीन जम जाती है, तो उसके बगैर इसको वो इसको नहीं चाहिए। उससे पहले पहले ही बर्फ़ जब गिरने शुरू हो जाती है, उससे पहले पहले इसको 210 दिन चाहिए इसको। और क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन। किस लिए? ग्रोथ के लिए। तब जाके अच्छे से पक जाता है, वरना ये इसको फिर टर्न में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम एरियाज़ देखेंगे, कहाँ कहाँ पे एरियाज़ कौन कौन से इसके एरियाज़ है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये अहम जगह हैं। बहुत सारी और जगह हैं, लेकिन ये अहम जगह हैं जहाँ पे ये ग्रो हो जाता है, ज़्यादातर ग्रो हो जाता है। अरुणाचल भी है, तेलंगाना है, सॉरी आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे भी। लेकिन जो मोस्ट ग्रोविंग एरियाज हैं वो ये एरियाज यहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज जूट। जूट की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। इट्स नोन एज गोल्डन फाइबर। ये गोल्डन फाइबर इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट लुक्स लाइक गोल्ड। इसका जो कलर जो है वो किस कलर का है? गोल्डन कलर का है। और एक और बात हम बात करेंगे, कहाँ पे ग्रो हो जाता है? इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड। इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स। वेल ड्रेनड, जहाँ पे ड्रेन की गई हो ज़मीन हो, तो और फर्टाइल होनी चाहिए। और एक और बात, इन फ्लड प्लेन्स। क्योंकि फ्लड प्लेन्स में क्यों? आपको याद होगा कि जब फ्लड आते हैं तो वो अपने साथ जो मिट्टी विट्टी साथ ले आता है, उसमें सेडमेंट्स ज़्यादातर होते हैं। तो उन एरियाज़ में ज़्यादातर ये उसमें ये अच्छे से ग्रो करता है, और वो मिट्टी रिन्यू हो जाती है। दैट रिन्यू एवरी ईयर। जो ही सैलाब आ जाता है, वो जो पुरानी मिट्टी उसके ऊपर से नई मिट्टी आ जाती है, तो मिट्टी रिन्यू हो जाती है। तो उन एरियाज़ में ये अच्छे से ग्रो करता है। तभी इसको वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और वो सॉइल जो फ्लड प्लेन्स एरियाज हों, जहाँ पे सैलाब आते होंगे, तो वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करती है। और इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड हाई रेट ऑफ वाटर। इसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए पूरा साल जितना उसका टेन्योर होता है, और पानी भी उसको अच्छा खासा चाहिए। और ग्रो कहाँ पे हो जाता है? मोस्टली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा। और इन जगहों पे ये ज़्यादातर ग्रो हो जाता है। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सॉरी वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा। अगर हम बात करेंगे इसके प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, हम क्या बनाते हैं, इसके गनी बैग्स, बड़े बड़े मैट्स है, रोप्स है, कारपेट्स है, एक्स्ट्रा, ये हम इसकी चीज़ बन। लेकिन अब क्या हो गया है, इसकी जो वैल्यू वो थोड़ी कम हो गई। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा सा कास्टली है। इसको कास्टली क्यों है? क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। अब हमारे पास जो नायलॉन के और सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, उनके जो पैकिंग मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, तभी उसी वजह से ये इसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया है। तो वरना ये सबसे अच्छा यही है। ये जो हम इसकी चीज़ें जो बनाते हैं, तो रेट क्यों इसका कम हो गया? कास्ट इसका क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती। और डाउन क्यों हो गई? रीज़न ये है क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। तो ये था हमारा जो आज हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा नॉन फूड क्रॉप्स, रबर हमने पढ़ा, फाइबर क्रॉप्स, जूट एंड कॉटन, वो मैंने आपको बताया उसके बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुई है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। तो मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।